हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ चुके हैं लेक्चर 4 पर। तो लेक्चर 4 में हम अब ये पहले तो मैं पिछली चीज़ों को समराइज करा देती हूँ। हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या पढ़ा था कि जो डेंसिटी है, मास और पार्टिकल दोनों में कांस्टेंट है, और सेकंड क्या पढ़ा था कि दोनों ही होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल है। दोनों ही में ही लिक्विड ड्रॉप में न्यूक्लियस में दोनों में फ्यूजन फ्यूजन हो रहा है, और यहाँ पे हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो उसके एनालॉगस इधर बाइंडिंग एनर्जी है। और दोनों स्फेरिकल शेप अटेन करते हैं सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए। ये 5 पॉइंट तुम्हें याद करने हैं एज ए लिक्विड ड्रॉप मॉडल की थ्योरी में। फिर हम आते हैं सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले के 5 टर्म्स होते हैं, एनर्जी टर्म्स। इसको हम पढ़ेंगे। होता क्या है कि इसमें इसको सेमी इंपेरिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा इंपेरिकल है नहीं। इसमें 3 टर्म्स तो थ्योरेटिकल होते हैं और 2 टर्म्स इंपेरिकल होते हैं। तो हम वो पांचों टर्म को लिखते हैं और उससे एक फॉर्मूला बनता है, जो फॉर्मूला हमारा बहुत यूज होता है। तो हमारा पहला टर्म होता है वॉल्यूम टर्म। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, हमारा न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। मास नंबर के साथ हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती है। अगर मैं इस वॉल्यूम टर्म को देखूं, तो ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज ए से। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ए वी, जिसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट। और ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती है, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। फिर सेकंड टर्म देखो, ये वाला टर्म लिख लो एक जगह, याद करो। सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म आता है हमारा सरफेस एनर्जी टर्म। अब होता क्या है, जब हमारा मास नंबर बढ़ा, तो कुछ पार्टिकल्स, मतलब कुछ सॉरी न्यूक्लियॉन्स हमारे इसमें आ जाएंगे, सरफेस के पास आ जाएंगे, और उन पे कम फोर्स लगेगा एज कम्पेयर टू बाकी न्यूक्लियॉन्स। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लेस हो जाएगा, और स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये ओवरऑल टर्म स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो जो ये टर्म है, उसको हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकली अब कैसे लिखें। तो ये सरफेस एरिया से प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि सरफेस एनर्जी टर्म है। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4πr²। अब ये वाला फॉर्मूला तो जिसको याद नहीं हुआ वो फिर कोशिश करे। R इज इक्वल टू आर नॉट ए टू दावर 1/3, ये सब्सटीट्यूट करना है। फिर इससे क्या निकला हमारा, ई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दावर 2/3। हमें ई एस का और ए का रिलेशन मिल गया। फिर एक एस टर्म आएगा जो कि सरफेस एनर्जी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट लगभग क्वेश्चंस में दिए होते हैं कि तुम्हें निकालने नहीं होते। इससे भी हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब तक क्या था? पहला था वॉल्यूम टर्म, जिससे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। सेकंड आया हमारा सरफेस टर्म, उससे हमारी एनर्जी घट रही थी, स्टेबिलिटी घट रही थी। फिर आता है हमारा कूलम टर्म। कूलम टर्म क्यों आता है? वही वही वाला कंसेप्ट जहाँ पे हमें स्टेबिलिटी लाइन हमने लिखी थी। तो होता ये है कि जो हमारा कूलम रिपल्शन है वो कब बढ़ता है? जब प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। जब ए बड़ा हो जाता है तो प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। जेड बढ़ता है जब, तो प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। तो जो कूलम्बिक टर्म होता है, ये तो सबको पता होगा कि वो प्रोपोर्शनल होता है 1/4πε0 इंटू E²/r। ये अब हम इंटरेक्शन देखेंगे, और इसको इस चीज से प्रूव भी कर सकते हैं कि जितने ज्यादा जेड होंगे उतने ज्यादा इंटरेक्शंस होंगे। जैसे दो प्रोटॉन के बीच में एक ही इंटरेक्शन होता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाइड होगा। इस फॉर्मूले को करेक्ट कैसे बोल सकते हैं? 2 के लिए निकाल के देखो, 2 इंटू 1/2 1 आता है। 3 के लिए 3 आ रहा है। 4 के लिए इंटरेक्शन आ रहे हैं 6। ठीक है। तो जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है तो इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन, जैसे 3 के लिए 3 इंटरेक्शन हो रहे हैं, देखो बना के भी देखोगे और कैलकुलेट भी करोगे तो दोनों, दैट मीन्स ये फॉर्मूला जा रहे हैं यहाँ, सही है ये फॉर्मूला। तो हम इसको जो कोलम्बिक टर्म को फिर लिख सकते हैं 1/4πε0 T²/। अब आर को क्या लिख दिया हमने? हमारे पास होता है ना आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ये तो यहाँ का मैजिक फॉर्मूला है, हर जगह आएगा ये न्यूक्लियर फिजिक्स में। इनटू हम लोग कर देंगे z इंटू जेड -1/2, क्योंकि यही तो नंबर ऑफ इंटरेक्शन है जो हमने यहाँ निकाले। फिर इस सारे चीज को अगर मैं AC बोल दूं, कोलम्बिक एनर्जी कांस्टेंट,
तो EC विल बी इक्वल टू AC टाइम Z इंटू Z-1 डिवाइडेड बाय A टू द पावर 1/3। और यहाँ से भी हमारी जो स्टेबिलिटी है वो घटती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं और कूलम्बिक इंटरेक्शन बढ़ता है और स्टेबिलिटी घटती है। तो अब तक का हमारा फॉर्मूला क्या चल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू EV माइनस ES माइनस EC। क्योंकि वॉल्यूम टर्म से बढ़ी थी तो पॉजिटिव आया, बाकी दो टर्म से घटी थी तो नेगेटिव साइन आ रहा है हमारा, और ये तीनों थे थ्योरेटिकल टर्म। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे इम्पिरिकल वाले टर्म कौन से होंगे। तो ये हो गया एसिमेट्री टर्म। तो एसिमेट्री क्या होता है कि क्योंकि ये n इक्वल्स टू z है नहीं ना, अब थोड़ी डिविएट हो गई लाइन, तो इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी घट रही है। और एसिमेट्री टर्म को ऐसे लिखते हैं, और ये कैलकुलेशंस और ये मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट से बताया गया है, इसको हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते मैथमेटिकली। ए इज इक्वल्स टू ए जो कि ये कांस्टेंट है, एसिमेट्री कांस्टेंट इंटू a माइनस 2z होल स्क्वायर बाय a। फिर होता है पेयरिंग टर्म। पेयरिंग टर्म क्यों आता है, रीजन क्या है, ज्यादातर जो भी इवन इवन न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ऑड ऑड पेयर नहीं कर पाते तो वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो उसको हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस AP बाय A टू द पावर 3/4 और 0। ठीक है, इस तरीके का होता है। अब ये होता कब कब है, EP जो है हमारा लास्ट टर्म डेल्टा EP, तो EP जो है वो हमारा होता है, ये पेयरिंग कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय A टू द पावर 3/4 जब हमारा इवन इवन होता है। और ये इवन इवन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये तो मैंने समझाया था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर इवन इवन है तो स्टेबल होता है। फिर EP माइनस में कब आएगा, ऑड ऑड के लिए, और अगर इवन ऑड या ऑड इवन है तो EP 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है कि जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी है EV माइनस ES माइनस EC माइनस EA प्लस माइनस डेल्टा EP, ये डिपेंड करेगा केस पे कि इवन इवन है, ऑड ऑड है, इवन ऑड है या ऑड इवन है। लेकिन बाकी तीन टर्म माइनस के होंगे और ये EV पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम एनर्जी टर्म हमें स्टेबिलिटी बढ़ाता है। और यही फॉर्मूला होता है हमारा सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। फिर इसकी एप्लीकेशंस हम देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन पहली तो होती है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में तुम्हें दिया गया हो ना कि फाइंड द मोस्ट स्टेबल आइसोबार, तो ये वाली चीज कर दो। तो डेल्टा B बाय डेल्टा Z निकाल दो। तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी दी गई होगी तो बस उसको डेरिवेटिव विद Z करना होता है, इतना काम करना होता है। और ये तो मैंने ऐसे लिखा कि अगर तुम्हें A माइनस 2Z लिखना है तो तुम N और Z, क्योंकि A इज वॉट, N प्लस Z, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वो तो N माइनस Z भी होगा ये वाली चीज। ठीक है, तो कहीं पे तुम्हें ऐसे बाइंडिंग एनर्जी दी गई है तो तुम इसको Z से डेरिवेटिव करके देख लेना। तो इसकी जो चीजें आती हैं उसका मतलब ये थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तुम यहाँ पे देख सकते हो, पर तुम्हें खुद ही वर्कआउट करनी पड़ेंगी ये चीजें। फिर उसके बाद जो मोस्ट स्टेबल आइसोबार का जो फॉर्मूला आता है वो आता है A/2 प्लस AC, जो कि वो कोलम्बिक टर्म था, और डिवाइडेड बाय 2AA इंटू A टू द पावर 2/3। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, इसको तुम याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो। पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, चीज़ें शायद ही लोग याद कर पाएंगे, तो बस ये याद करो कि बाइंडिंग एनर्जी की चीज़ें दी गई होगी तो तुम्हें डेरिवेटिव करना है उसका z के रिस्पेक्ट में, और z कैलकुलेट कर देना है। मतलब डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में करके 0 पुट करना है, बस डेल्टा ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बाय डेल z इज इक्वल टू 0, वहां से z निकालना है, वही तुम्हारा होगा आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि तुम्हें कितना समझ में आया है कि नहीं आया है। तो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला को अगर हम देखें तो सरफेस एनर्जी जो टर्म है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है। तो वैसे तो A टू द पावर 2/3 कुछ लोग याद कर लेंगे, बट जिसको याद नहीं भी हो रहा है तो ये याद करो, सरफेस एनर्जी टर्म का क्या मतलब है कि वो प्रोपोर्शनल है 4πr² से। R की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो, A की प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी और टिक कर दो आंसर A टू द पावर 2/3। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इस तरीके से दी गई है, और हमारा AV, मैंने कहा था ना ये सारे कांस्टेंट्स तुम्हें दिए गए होंगे, AV AS AA AC सब दिया होगा, और तुम्हें मोस्ट स्टेबल आइसोबार करना है। तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार में आग ऑन करके कुछ नहीं करना,
डेल बी बाय डेल जेड को जीरो पुट करना है और जेड निकालना है। इस चीज का डेरिवेटिव करो, जीरो पुट करो, तुम्हें सारे कांस्टेंट पता है। थोड़ा सा टाइम लो, अभी सॉल्व करके देखो। ओके, आई होप तुमने थोड़ा सॉल्व किया होगा, और जिसको टाइम कम बच गया होगा वो बाद में देख लेना। और इसका जो आंसर है वो हमारा z इज इक्वल्स टू अराउंड 84 आया। मतलब तुम्हें ऐसे अप्रोक्सीमेट करके लिखना होता है, थोड़ी सी तो पॉइंट्स में वैल्यू आती है इसकी। तो तुम देख लेना, और अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ सेम टाइप का ही। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी दी गई है, और यहाँ पे ना तुम्हें A4/A3 का रेशियो दिया गया है। फाइंड दी Z फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार। तो A3 और A4 का रेशियो दिया गया है। यहाँ पे मैंने सी और डी ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो ऑप्शंस वैसे भी एलिमिनेट हो जाते। मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, वो ऑप्शन से कुछ अजीब से थे। तो तुम इनमें से देख लेना, मतलब तुम ऑप्शंस वाइज मत देखो, तुम चीजें कैलकुलेट करो। तो फिर अगर तुम यहाँ से चीजें कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे तुम्हें दो टर्म्स का रेशियो दिया गया है, तो तुम्हें ऐसे चीजें कैलकुलेट करनी होगी। जैसे तुमने इस चीज का डेरिवेटिव किया तो ये ऐसे आया, फिर ना कहीं पे ना ऐसा आएगा, इस टाइप की क्वेश्चन बन जाएगी तुम्हारी A4 A3 A4 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A1 और A2 को तो तुम यहाँ से ऐसे करोगे ना, मतलब A1 A2 तुम्हारा ना आएगा ही नहीं जब तुम इसको डेरिवेटिव करोगे z से, क्योंकि A1 और A2 में तो z कंटेन ही नहीं कर रहा ना, तो सिर्फ A3 और A4 ही आएगा जब z का डेरिवेटिव करोगे। और तुम उसका रेशियो पता है, तो तुम्हें कैसे ना कैसे करके यहाँ तक जैसे आए A3/2 A4 ऐसे आए, तो यहाँ पे तुम्हें ना A3/A4 की वैल्यू पुट कर देनी है। A4/A3 30 है, तो A3/A4 क्या होगा, 1/30। इस तरीके से, और फिर ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 60A/120 प्लस A2/3। मतलब कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशंस तो तुम कर ही लोगे, कंसेप्ट समझो कि करना क्या है। इस मोटिव इज टू कैलकुलेट डेल्टा बी बाय डेल जेड। फिर उसके बाद हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि ए ऐसे दिया गया है, 125 AC दिया गया है, ए एसिमेट्रिक भी दिया गया है। यहाँ से जेड निकालना है जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम हो। तो ये तो जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था उससे निकाल दिया है, पर तुम मतलब ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि कई जगह पे जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला नहीं दिया होगा। पर तुम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी तो याद कर ही सकते हो, वो 5 टर्म वाली चीज लिख के जो मैंने तुम्हें याद कराया था। यहाँ पे देखो, ये वाली चीज है जो EV माइनस ES माइनस EC माइनस EA प्लस माइनस डेल्टा EP। तो ये वाले तो सारे टर्म्स मैंने लिखा ही रखे हैं कि EV क्या होता है, ES क्या होता है, EC क्या होता है, EA क्या होता है और EP क्या होता है। तो वहां से भी तुम निकाल सकते हो, अगर तुम्हें याद ना आए तो डेरिवेटिव वाली चीज करके। मतलब एक तो इम्पेरिकल मास फॉर्मूला याद रख लो, और एक याद रख लो कि डेल्टा B बाय डेल जेड निकालना होता है जब भी मोस्ट स्टेबल आइसोबार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश करो खुद से। ये तो जस्ट फॉर्मूला, अगर तुम्हें कुछ भी मेहनत नहीं करनी है तो ये फॉर्मूला याद करके चले जाओ, अगर तुमसे हो पा रहा है तो। क्योंकि सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला तो तुम कर लोगे याद, क्योंकि उससे तुम बाकी चीजें भी डिराइव कर सकते हो ना, अगर कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 52। हाँ, ये 125 टेल्यूरियम 52, ये वाली चीज आ रही है। जेड फाइंड करना है ना, तो जेड आया 52.52 समथिंग। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Z52। जेड ये होता है, याद रखना, ये वाली चीज जेड होती है और ये ए होती है, कंफ्यूज मत होना नोटेशंस में। और ये क्या होता था तुम्हारा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये होता था प्रोटॉन्स।
यहाँ देखो, जैसे ये वाले क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी दी गई है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान बना दिया तुम्हारे लिए। यहाँ पे तुम्हें बस डेल्टा बी बाय डेल जेड जीरो पुट करना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जीरो लिख दिया और यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया है। तो ऐसे ये स्टेप्स में करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा तुम करके देखो। मतलब सिर्फ डेरिवेटिव ही तो करना है, तो डेरिवेटिव तो तुम अ, अगर शांति से 2 मिनट देके कर लोगे, तुम्हें बस स्पीड बढ़ानी है। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बस तुम्हें ये याद रखना है कि करना क्या है और तुम्हें स्पीड बढ़ानी है अपनी। मोस्ट स्टेबल आइसोबार कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि मोस्ट स्टेबल आइसोबार कैसे निकाले, तो बस करना ये है कि डेल्टा ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बाय डेल जेड डेरिवेटिव करना है। तो इसका आंसर आ रहा है ये a/2 टाइम्स 1 माइनस a टू द पावर 2/3/160 होल पावर -1। फिर एक और क्वेश्चन ये है, अगर मेरे को इफ E डिनोट्स दी सरफेस एनर्जी कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियन, तो दोनों का ES का निकालना है। अब देखो, रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकलेगा? ES क्या बताया था मैंने? ये a टू द पावर 2/3 नहीं भी याद है तो कैसे करोगे? 4 पाई r² से प्रोपोर्शनल है, सरफेस है। r को पुट कर दोगे, r0 a टू द पावर 1/3, वहां से आ जाएगा a टू द पावर 2/3। तो यहाँ पे फिर एल्यूमिनियम का होता है 27, जिंक का होता है 64, बस पुट कर दो तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा। पर हाँ, यहाँ पे दिया है सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो सिर्फ a टू द पावर 2/3 मत पुट करके आना, सरफेस एनर्जी लिखना और डिवाइडेड बाय ए लिखना। तो a टू द पावर 2/3 सरफेस एनर्जी है और पर न्यूक्लियन पूछा है तो डिवाइडेड बाय ए, तो करना है हमें a टू द पावर -1/3। तो ये जो ES मैंने ऐसे लिख दिया, पर ये होगा ES डिवाइडेड बाय सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब ES बाय N विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर -1/3। तो 27/64 और ये -1/3 अपोजिट कर देंगे तो 64/27 1/3, क्योंकि ये दोनों 4 और 3 के क्यूब होते हैं तो 4/3, तो 4:3 आंसर आ जाएगा। तो अब तुम चीज़ें रिवाइज कर लेना और जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो तुम कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना और अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे से करना और सारे क्वेश्चंस शांति से सॉल्व करना। कम क्वेश्चन सॉल्व करो लेकिन एक्यूरेसी से करो, क्योंकि एक्यूरेसी अगर नहीं होगी तो सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइनल आंसर से मैटर करते हैं। तुम्हारे तुमने कितनी भी मेहनत की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारा फाइनल आंसर गलत है तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू ऑल, अच्छे से प्रिपरेशन करो और अपनी तबीयत का ख्याल रखो।